Part third of the lesson how, when, and where. This is your chapter number 1 and part third of our lesson which dates. The first part we have discussed how important are dates. Dates कितनी important है. और अब now we are going to discuss which dates. कौन सी dates important है. कौन सी dates जो है हमारे लिए important है. By what criteria we choose to set a dates as important. अब कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे जिसमें हम ये बता सकें कि ये कौन सी डेट्स जो हैं या कौन से सेट ऑफ डेट्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. We compose the dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important. जो भी डेट हम सेलेक्ट करते हैं या जिस डेट को हम कोई अपनी स्टोरी जो पास्ट की है उसको कंपोज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं. तो फिर इम्पॉर्टेंट क्या है. दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. डेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, वो इवेंट इम्पॉर्टेंट हैं, वो घटनाएं इम्पॉर्टेंट हैं जो उस डेट को घटी हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. इसलिए डेट का अपना कोई महत्व नहीं है. डेट हैज नो इम्पॉर्टेंस. डेट हैज नो इम्पॉर्टेंस. बट इम्पॉर्टेंट क्या है. इम्पॉर्टेंट है वो घटनाएं, वो इवेंट जो उस डेट को घटे हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर हिस्ट्री में महात्मा गांधी की एंट्री होती है, गांधी जो हैं वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में. तो महात्मा गांधी जिस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, भारत लौटे, दैट इज 1915 ईस्वी को, तो वो डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. वो इवेंट इम्पॉर्टेंट था इसलिए उस डेट का भी इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है. इसलिए हम जो है डेट्स को फोकस नहीं करते हैं, हम उस इवेंट को फोकस करते हैं और उस इवेंट के द्वारा हम उस डेट को फोकस करते हैं. If we ever focus our study changes, if we begin to look at new issues, मान लेते हैं कि हमने मुगलों का साम्राज्य का वर्णन करना है, मुगलों का साम्राज्य उसका वर्णन करना है, तो हम जो है मुगलों की डेट को देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे, कौन से राजा ने कब जो है तख्त को पाया, कौन सा राजा जो है कब गद्दी से नीचे उतरा, कौन से राजे की मृत्यु हुई, कौन सा राजा जो है राजपाट करने में सक्षम रहा, कौन से राजे का राजपाट जो है वो अच्छा था, किस डेट को किस राजा ने जो है राजगद्दी संभाली थी. इस तरीके के जो इम्पोर्टेंस है वो उस इवेंट को जाता है जो इम्पोर्टेंट. अगर हमारा स्टडी का फोकस जो है वो मुगलों का साम्राज्य ना होकर क्या हो, अगर हमारी स्टडी का फोकस जो है वो अंग्रेजों का साम्राज्य हो जाए कि अंग्रेज जो है उनका फर्स्ट गवर्नर जनरल कब आया, तो हमारी डेट का जो वो है इम्पॉर्टेंट है वो उस तरफ हो जाती है. हमारा स्टडी का इवेंट जो है न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट तरीके से जो है एक नया सेट जो है वो हमारे सामने उभर कर सामने आता है. कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री. रिटर्न by British historian in India, the rule of each governor general was important. जब जो ब्रिटिशर्स थे और जो हिस्ट्री को लिखने वाले लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उन्होंने जो है किसको इम्पोर्टेंस दी, गवर्नर जनरल के रूल को जो इंडिया में उन्होंने स्थापित किया. दे गिवन इम्पोर्टेंस टू गवर्नर जनरल रूल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. These historians begins with the rule of first governor general, that is Warren Hastings. ये क्वेश्चन पेपरों में आ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, वो वारेन हेस्टिंग था. एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय, तो लास्ट वाइसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था इंडिया में. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिनेक, डलहौजी, कैनिंग,
कैनिंग के बाद आ जाता है लॉरेंस, लिंटन, रिम्पन, कर्जन, हार्डिंग, इरवन। इट वाज सीमलिंग नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल की बहुत लंबी लिस्ट है और ये नेवर एंडिंग है, ख़त्म नहीं होने वाली है। एंड ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स आर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज़, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। ये सब इनके ऊपर निर्भर है कि इन्होंने क्या काम किए और अपनी अपनी जो है जब इनकी पावर आई इंडिया के अंदर तो इन्होंने किस प्रकार के जो है कदम उठाए, क्या क्या लोगों को सहूलतें दी, क्या क्या लोगों के ऊपर जुल्म ढाए। तो ये सारी लिस्ट जो है या सारे इवेंट्स जो है इनकी उनके जो इनकी ये जो गवर्नर जनरल बने उन समय से लेके जब इन्होंने गवर्नर जनरल का पद छोड़ा, जब वाइसराय का पद छोड़ा, उस समय तक के जो भी इनके कार्यकलाप थे उस डेट्स को जो है ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। द क्रोनोलॉजी ऑफ दियर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो इनकी जो क्रोनोलॉजी ऑफ दियर लाइव्स थी वो अलग चैप्टर्स में जो है ब्रिटिश इंडिया के वो दिखाई गई है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। क्या हम इस हिस्ट्री ऑफ पीरियड को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासेज इन इंडियन हिस्ट्री विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री को विद द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया है कि लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल टू लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया का फॉर्मेट लेकर हम जो है इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। व्हाई डू वी डू दिस। ये चैप्टर में डिवीजन जो होती है वो क्यों करते हैं हम लोग। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। क्यों करते हैं, ताकि हर एक चैप्टर को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दी जाए, कोहेरेंस दी जाए। इट इज़ टू टेल स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling। तो हम जो है इस तरीके से उसको घटनाओं को वर्णित करते हैं और डेट्स को एक सूचीबद्ध तरीके से जो है आगे रखते जाते हैं, ताकि जो है ये हम स्टोरी जब किसी को सुनानी पड़े या बतानी पड़े या एक्सप्लेन करनी पड़े या डिस्क्राइब करनी पड़े तो हमें जो है आसानी रहे। इन द हिस्ट्री that revolves around the life of British Governor Generals, the activities of the Indian simply do not fit। अगर हम गवर्नर जनरल की हिस्ट्री के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इंडियन के लोगों की हिस्ट्री उसमें जो है फिट नहीं बैठती है, इसलिए उसके लिए अलग से चैप्टर बनाना पड़ता है। तो उसके बाद आता है बट when do we do clearly we need another format of our history। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had। A new set of dates will become more important for us to know। तो जो ओल्ड डेट्स होती हैं उनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या होता है कि दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। जितनी इंपॉर्टेंस उस जमाने में थी जब वो इवेंट्स हो रहे होते हैं और उसके बाद उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट एज फॉर अस टू नो। ठीक है, उसके बाद जो होता है क्या होता है कि हमारे पास ये जो है वो नए सिग्निफिकेंट और नई इंपॉर्टेंस डेट जो होती हैं उनके ऊपर फोकस करना हमारे लिए बड़ा जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम जो है उन डेट्स को ज़्यादा मेमोराइज करते हैं, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन टॉपिक आता है हाउ डू वी पीरियडाइज। पीरियडाइज कैसे करते हैं, हम पीरियड में कैसे बांटते हैं। अब ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, इनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा अपनी एक 3 वॉल्यूम बुक में, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी। इन दिस चैप्टर ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इन दिस ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री। इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, 3 पीरियड्स में बांटा, 3 कालखंडों में बांटा।
एक हिंदू कालखंड, एक मुस्लिम कालखंड और एक ब्रिटिश कालखंड। हिंदू कालखंड में क्या था? हिंदू कालखंड में क्या था? He divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. पहले तो इसको जो है बड़ी acceptance मिली। Can you think of any problem with this way of looking at the Indian history? क्या आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम थी इसमें, इसको सोचने में या इसको इस तरीके से कालखंडों में बांटने में? Yes, I think so. Why do we try to divide history into different periods? We do so in the attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is demarcate. Demarcate means to making them in different periods. Difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the changes from one period to the next. तो इसमें जो पीरियड में बांटा उनको, तो इसमें जो है क्यों कालखंडों में बांटा? इसलिए बांटा कि हमें जो है पता चलता है कि उस कालखंड में पर्टिकुलर क्या क्या आइडियाज रिफ्लेक्ट हुए और उन आइडियाज ने अपने आप को किस तरीके से जो है अगले पीरियड की ओर स्थापित किया। मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जो मिल्स थे, जेम्स मिल, वो सोचते थे कि जो भी जितनी भी सिविलाइजेशन हैं एशिया में, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं एशिया में, वह सोसाइटी जो है वो यूरोप के मुकाबले में अनसिविलाइज्ड हैं या लेस सिविलाइज्ड हैं। उनकी सिविलाइजेशन जो है वो लोअर लेवल की है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब अभी भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तो उन्होंने बता दिया था, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। डेस्पोट्स अरिस्टोक्रेट हो गए, अथॉरिटेरियन हो गए, अनसिविलाइज्ड लोग हो गए कि वो हिंदूज राजा और मुस्लिम राजा जो थे वो अनसिविलाइज थे, अनकल्चर्ड थे, अनरिलीजियस थे और उनमें जो है रिलीजियस इनटॉलरेंस थी, कास्ट एबोस थे एंड सुपरस्टिशन थे एंड प्रैक्टिसेस डोमिनेट सोशल लाइफ। और इस तरीके की जो सुपरस्टिशन थे वो जो है सोशल लाइफ को ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करते थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल्स के शब्दों में कि ब्रिटिश रूल जो होगा वो सिविलाइज करेगा इंडिया को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. It was not necessary. It was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि जो यूरोप के जो तौर तरीके हैं, आर्ट्स है, कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं और लॉज हैं वो इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किए जाएं। मिल्स इन फैक्ट suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment of happiness of Indian people. ब्रिटिश कुड कॉन्क्वर, मिल्स के विचारों में ब्रिटिश को जो है पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होना चाहिए ताकि जो है इंडियंस में इनलाइटमेंट और हैप्पीनेस आ जाए। इंडिया जो है वो डेस्पोट राजाओं से अपने आप को सुरक्षित कर ले, जहाँ की प्रजा जो है वो अंग्रेजी रूल के शासन के नीचे आ जाए ताकि अंग्रेज जो प्रजा है वो सुपरस्टिशियस विचारों से उबर सके, अंधविश्वासों से उबर सके, कास्ट जाति प्रथा से उबर सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश रूल। उनके विचार में कि ब्रिटिश रूल के बगैर इंडिया की प्रोग्रेस होना असंभव सी बात है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? In this
In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. इस आइडिया इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इस विचार में हिस्ट्री के ब्रिटिश रूल जो थे वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्थापित किया ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में प्रोग्रेस के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, इंडिया के लोगों को सभ्य करने के लिए। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस। लेकिन उनके अनुसार जो ब्रिटिश पीरियड था, उससे पहले का जो पीरियड था, वो पीरियड जो था वो रूल जो वो था वो डार्कनेस का रूल था, अंधकारमय युग था। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस कंसेप्शन को आज के युग में हम जो है स्वीकार कर सकते हैं? नो, बिकॉज ब्रिटिश आल्सो very authoritarian. They captured overall economy of our country. They make us poor. They make us more uncivilized. In any case, can be referred to any period of history as Hindu or Muslim did not a variety of faith exist simultaneously in these words. क्या हम हिस्ट्री को जो है, जो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल्स के मुताबिक हम हिस्ट्री को जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रूल में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेज जो थे सिमल्टेनियसली, मतलब पूर्ण रूप से जो है उस टाइम भी एग्जिस्ट करते थे। मान लेते हैं कि अगर हिंदू राजा राज कर रहा है तो मुस्लिम फेथ भी उभर कर सामने आया, अगर मुस्लिम राजा राज कर रहा है तो हिंदू फेथ भी उभर कर सामने आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम सिर्फ हिंदू राजा था तो प्रजा भी हिंदू थी, अगर हिंदू राजा था तो मुस्लिम प्रजा भी थी, अगर मुस्लिम राजा था तो हिंदू प्रजा भी थी। और टॉलरेंस भी था, इनटॉलरेंस भी था और टॉलरेंस भी था। Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? हम जो है इस कैरेक्टर एज को जो है, इस डेट्स को जो है वो रिलीजन के साथ क्यों जोड़ते हैं, जो रिलीजन जो है वो राजा का होता था। To do so is to suggest that the lives and the practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. Moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient history, medieval history and modern history. अब जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के बाद historians have usually divided Indian history into three categories. They are ancient history, they are पुरानी हिस्ट्री, पुराना इतिहास, medieval history, ancient history में that is based on the मोस्टली हिंदू राजाज, एंड मेडिवल हिस्ट्री मुगलों का साम्राज्य, एंड द मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस इज द मॉडर्न हिस्ट्री। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, लेकिन इस डिवीजन की भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है। इट इज ए पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द बेस्ट। ये जो पीरियडाइजेशन है हमने जो है पश्चिम से ली है, वेस्ट से ली है। देयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ all the force of modernity, science, reasons, democracy, liberty and equality. Medieval was, तो जो मॉडर्न पीरियड है ये बेस्ड ऑन साइंस है, रीजंस है। रीजंस क्या आते हैं? तार्किक होना, तर्क के आधार पर जो है किसी बात को प्रमाणित करना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी बराबर समानता। मेडिवल वाज इन टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर these features of modern society did not exist. लेकिन जो मेडिवल सोसाइटी थी उसमें क्या था? उसमें वो चीज़ें थी कि ये सभी चीज़ें जो है, डेमोक्रेसी नहीं थी, रीजन्स नहीं थे, साइंस नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, तो ये उसके जो है टोटली अपोजिट थी मिडिवल मॉडर्न से। कैन वी uncritically accepted the characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equally freedom or liberty, nor was the period of one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial period. इस पीरियड को भी बड़े सारे लोगों ने जो है मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा है, क्योंकि इसमें सबजुगेशन बड़ी थी। एक कंट्री जो है, पावरफुल कंट्री जो है, अपने दूसरी पावरफुल गरीब कंट्री को, पुअर कंट्री को अपने अधीन कर लेती थी और उसके जो जितने भी रिसोर्सेज होते थे उनको जो है यूज कर लेती थी। इस पीरियड को जो है कॉलोनियल पीरियड कहा गया।
इसको सबजुगेशन कहा गया। तो ये जो कॉलोनियल पीरियड था, तो ये ब्रिटिश रूल का पीरियड था। जो ब्रिटिश रूल जो है पूरे संसार पर जो है इसने जो है रूल किया है। कहते हैं कि ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा था कि इसके साम्राज्य में कभी भी सूरज जो है ग्रूब नहीं होता है। अगर एक जगह सूरज डूबता था तो दूसरी जगह जो है सूरज उगा होता था। इतना बड़ा साम्राज्य जो था कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी का था, ब्रिटिश रूल का था। उसके बाद आता है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? अब ये नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉलोनियल क्या होता है कि सबजुगेशन होती है, कॉलोनियल होती है सबजुगेशन। मैंने आपको बताया दिस इज द सबजुगेशन। सबजुगेशन क्या होता है? अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन बाय ए पावरफुल कंट्री टू ए पुअर कंट्री। इन दिस book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule subjugating local नवाब and राजाज। जो छोटे छोटे राजा और नवाब थे उनको जो है इन्होंने जो है अपने अधीन कर लिया। You will see how they established control over the economy and society, collected revenue and meet their expenses, bought the goods they wanted to low price, produced crops they needed for export, and you will understand the change that came about as a consequences. You will also come to know about the changes of British rule brought about in values and tastes, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic and social and cultural changes, we refer to the process of colonization. तो आपको पता चल गया कि colonization क्या होती है कि जब एक पावरफुल कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज को ब्रिटिश रूल ब्रॉट चेंजेस in values and taste, customs and practices. When subjugation of one country, subjugation, occupation of one country by another leads to these kinds of political, economic and social and cultural changes, we refer to the process of as colonization. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. इसलिए हम जो बुक का नाम है उसको इसलिए हमने कहा है अवर पास्ट, PASTS, इसको प्लूरल फॉर्म में लिए है। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चला? What resources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? कौन कौन से रिसोर्सेज जो है हिस्टोरियन ने यूज किए राइटिंग करने में, लिखने में अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने में, लिखने में। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। अब जो रिकॉर्ड्स आए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। पहला रिकॉर्ड जो था, पहला सोर्स जो था रिकॉर्ड्स का, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी जो इंडिया में रूल कर रही थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। तो ब्रिटिश का ये मानना था कि जो राइटिंग का एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश बिलीव्ड एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो ये जितनी भी पॉलिसी बनाते थे, डिसीजन लेते थे, प्लान बनाते थे और इंस्ट्रक्शन पास करते थे, एग्रीमेंट करते थे, इन्वेस्टिगेशन, उनका एक रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपर्ली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से जो है, इसी के कारण जो है मेमोज का, नोटिंग्स का, रिपोर्ट्स का प्रचलन जो है इंडिया में आया। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। तो ब्रिटिश ये भी महसूस करते थे कि हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को जो है उसकी जो है उसको प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है, लेटर्स को प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसलिए उन्होंने जो है रिकॉर्ड रूम्स बनाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ होते थे। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स and the law courts all had their records rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records.
जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे उनको प्रिजर्व करने के लिए आर्चीव्स और म्यूजियम की स्थापना भी ब्रिटिश रूल के अंदर हुई। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। तो ये जो लेटर्स होते थे, जब मेमोज होते थे, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाते थे, उनको जो है आज भी हम लोग जो है जो 19th सेंचुरी में प्रचलित थे, आज भी हम उनको जो है आर्चीव में जो है पढ़ सकते हैं। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते थे वो भी जो नोट्स और रिपोर्ट्स तैयार करते थे वो भी जो है हम जो है कि स्टडी कर सकते हैं। आर द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे उनको जो डायरेक्शन दी जाती थी वो भी हम जो है अच्छे तरीके से उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written as calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists के द्वारा जो है इनको जो है carefully read किया जाता था इन copies को, that is by those who specialized in the art of beautiful writings। किसके द्वारा किया जाता था? जो अच्छे तरीके से लिख सकते थे। By the middle of the 19th century, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग का प्रचलन फैला, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उसके बाद जो है मल्टीपल कॉपी जो है इसकी प्रोड्यूस होने लगी। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यह है कि सर्वे जो है किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द क्लोन ऑफ administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. तो ये भी था कि अगर एक देश जो है अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर्ड होता है तो उस कंट्री का नाम जो है पूरी दुनिया में होता है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to the map of the entire country. In the village, revenue surveys were conducted. The efforts was to know the topography, the soil equality, the soil quality, the flora, the fauna, and the local histories and the cropping patterns. All the facts seem as necessary to know about the administers the region. From the end of the 19th century, census operations were held 10 years. Every 10 years, these prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India. उसके बाद जो है सेंसस इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, जिसमें जो है पूरा पूरा लोगों का रिकॉर्ड रखा जाने लगा, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ कितने लोग जो है पूरे देश में रहते हैं। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस। ये जो सेंसस आया फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 1991 में पहला सेंसस हुआ था। रिलीजन्स एंड 1891 में occupation. There were many other surveys, botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys, etc. Many surveys जो हैं वो conduct होना शुरू हुए, but official records do not tell. From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what the official thought, what they were interested in, वो किस पे इंटरेस्ट रखते हैं, and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find that them in plenty, though they were more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets
and but were sold in the local bazaars as printing spread. Newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. ये सभी लोग जो है थे लिखना शुरू कर गए थे जब हमने जो है for that we need to look elsewhere. When we began to search for these other sources, we find them in plenty. Though they were more difficult to get them official records, we have diaries of people. हमें जो है डायरीज मिलना शुरू हुई लोगों की. हमें जो है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों के अकाउंट्स मिलना शुरू हुए. पॉपुलर बुकलेट्स का बारे में पता चला. कितनी बुकलेट्स सोल्ड होती लोकल बाजार में. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread these ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. Poets ने लिखना शुरू कर दिया. जो नॉवलिस्ट थे, जो नॉवल लिखने वाले लोग थे, लेखकों ने भी लिखना शुरू कर दिया. All these sources, however, were produced by those people who were literate. लेकिन ये सभी लोग चीज़ें जो थे उन लोगों के लिए थी जो लिटरेट थे. जो from these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. लेकिन हमें ये तो सभी लोग जो पढ़ने वाले लोग थे वही पढ़ सकते थे. लेकिन जो गरीब थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो काम करने वाले थे, जो लो मैन थे, जो गरीब थे, जो गलियों में घूमने वाले लोग थे, उनके लिए ज़िंदगी जो थी बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टास्क था. उसके बाद आता है yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. This is all about our first chapter, how, when and where. तो इस चैप्टर में जो है हमने जो है ये पढ़ा कि इम्पॉर्टेंस, हाउ इम्पॉर्टेंस आर डेट, नंबर 1. नंबर 2 है हाउ डू वी विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. नंबर 3 है हाउ डू वी पीरियडाइज, व्हाट इज कॉलोनियल, हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स. उसके बाद हमने सर्वे का बारे में पढ़ा कि हाउ सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. लैंड सर्वे रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा. बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी थे जो हमें बताए नहीं गए लेकिन वो एग्जिस्ट करते थे. तो ये दिस इज ऑल अबाउट आवर लेसन. फर्स्ट लेसन. द नेक्स्ट topic is our book work of this lesson with part 4.